चलिए दोस्तों, अब बारी है 28 अक्टूबर 2017 का एमपीएसआई का आपका प्रथम पाली का जो इंग्लिश का पेपर है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्शन हमारी है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द डिस्काउंटेड प्राइस इज डैश 24 आवर्स ओनली। देखो दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में हमको हिंट दी हुई है, ठीक है। क्या हिंट दी हुई है? ओनली के थ्रू कि ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये किसके लिए है? 24 घंटे, जो केवल 24 आवर्स ओनली है। तो मतलब क्या बोलने की सेंस हो रही है यहाँ पे कि ये जो प्राइस है ये मात्र 24 घंटे तक है, सिर्फ जो है आपका 24 आवर्स के लिए है या 24 आवर्स तक है। ये आपने यहाँ पर क्या हो गया, तक या आवर्स का जो काम करता है या जो मीनिंग बताता है वो आपका फॉर हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल ये इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा द डिस्काउंटेड प्राइस इज फॉर, क्या हो जाएगा दोस्तों, इज फॉर 24 आवर्स ओनली। क्योंकि जब हम तक के सेंस में भी बात करेंगे कि ये वहाँ तक, इतना तक जो है प्राइस जो है वो किसके लिए है, कितने समय सीमा तक है कि 24 आवर्स तक है, या कितने समय के लिए है, मात्र 24 घंटे के लिए है ना। तो के लिए के सेंस में भी आपका ये आपका सही हो जाएगा। देखो इन प्राइस इन तो होगा नहीं, ठीक है, इन तो आपका मे के सेंस में आ रहा है। फ्रॉम जो है डिस्काउंटेड प्राइस इज फ्रॉम 24, तो फ्रॉम क्या होता है, वहां से, मतलब फ्रॉम ऐसा होता कि फ्रॉम 24 आवर्स टू ऐसा कुछ होता तो हम लोग लगा पाते फ्रॉम। तो फ्रॉम तो यहाँ पे कोई मीनिंग इसका नहीं आ रहा है। और ड्यूरिंग जो होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, है ना, किसी कार्य के होने के दौरान। तो ये भी आपका जो है यहाँ पर मीनिंग में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेल विल लास्ट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो, द सेल विल लास्ट 7 डे। देखो दोस्तों यहाँ पे 7 आ गया, 7 डेज ओनली। अब यहाँ पर अगर आप मुझे बताओ क्या आना चाहिए कि ये जो सेल है वो चलेगी, है ना, वो देखो कितने दिन चलेगी, वो आपकी 7 दिन चलेगी। तो लास्ट इन 7 डेज, तो इन का मतलब होता है में, 7 दिन में, है ना। तो 7 दिन में खत्म हो सकती थी। अगर यहाँ पे मैं लिखता कि सेल विल फिनिश इन, है ना, या मैं लिखता कि गेट ओवर, अगर मैं लिखता यहाँ पे गेट ओवर तो वहाँ पे हम लोग इन लगा देते, गेट ओवर इन 7 डेज, 7 दिनों में, है ना। तो बिन का सेंस नहीं आ रहा है। फिर हमारा ऑन, तो सेल विल लास्ट ऑन, ऑन कब होता है, ऑन के बाद में अगर हम किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं कि अगर ये जो सेल है ये ऑन 7 जून को लास्ट होगी, कोई डे या डेट हम लोग दे देते, है ना, डे दे देते, या फिर हम लोग कोई पर्टिकुलर डेट लिख देते तो वहां पर ऑन आ जाता, ठीक है ना दोस्तों। बट ऑन यहाँ पर ये आपका मीनिंग में नहीं आएगा, ठीक है। फिर ड्यूरिंग देख लेते हैं, द सेल विल लास्ट ड्यूरिंग 7 डे ओनली। तो 7 ड्यूरिंग मतलब के दौरान, 7 दिनों मतलब कि ये हो सकता था कि केवल दिन दिन में सेल चलेगी या नाइट नाइट में चलेगी। तो के दौरान के सेंस में यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका ड्यूरिंग में, यहाँ पे मीनिंग में बिल्कुल ड्यूरिंग शब्द जो है नहीं फिट पा रहा है। मतलब ये हमारा जो है राइट आंसर है, द सेल विल लास्ट टू 7 डे, है ना। अप टू बोलते हैं ना, अप टू या तक, यहाँ पे टू का मतलब हो रहा है तक के सेंस में, यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है कि ये तक या फिर को, 7 दिनों तक या 7 दिनों को ही ये जो सेल्स है ये चलने वाली है ना। 7 दिनों तक ही सेल्स जो है मात्र चलने वाली है। तो टू आपका जो है राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, देयर इज अ हैवी डिमांड डैश दीज गुड्स, है ना। देयर इज अ हैवी डिमांड डैश दीज गुड्स, कि यहाँ पर बहुत हाई डिमांड है, बहुत भारी डिमांड है, किसकी, तो ऑन दीज, इन सामान पर, इन चीज़ों पर नहीं, इन चीज़ों में नहीं, क्या होगा फिर, इन चीज़ों के लिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, इन चीज़ों के लिए या इन चीज़ों, इन वस्तुओं की,
है ना, ये सेंस में आपका मीनिंग आ रहा है कि देयर इज अ हैवी डिमांड ऑफ दीज गुड्स, है ना, ऑफ दीज गुड्स भी हो सकता था या फिर फॉर दीज गुड्स, है ना, इन सामानों की, इन वस्तुओं की जो है बहुत ही हैवी डिमांड है ना। बिटवीन तो जो है वो टू थिंग्स के लिए हम लोग बोलते हैं। बिटवीन कब आता है, जब हम दो चीज़ों की बात करें, ठीक है, तो बिटवीन तो होगा नहीं, मतलब हमारा फॉर जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। आप देखें, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है, इन अ गिवन सेंटेंस। द कैट जम्प्ड डैश द रूम एंड द विंडो एंड ड्रैंक द मिल्क, ठीक है। तो देखो, द कैट जम्प्ड डैश द रूम, तो डैश द रूम, देखो कैट ने क्या किया, जंप किया। अब वो कैट जाहिर सी बात है जंप करेगी तो कहाँ, रूम के अंदर जंप करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये विंडो है तो रूम के अंदर जंप करेगी कैट, ठीक है। तो जब अंदर जंप करेगी तो क्या होगा, कैट जम्प्ड इनटू द रूम, है ना। इनटू का क्या मतलब होता है, इनटू का मतलब ही हमारा होता है अंदर की। और जब हम बाहर से अंदर, जब बाहर से अंदर जाने की बात होती है ना, जब बाहर से अंदर जाने की बात होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, ठीक है। आउटसाइड टू इनसाइड अगर कहीं जाने की बात होती है तो क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। रूम और से होकर, थ्रू का क्या मतलब है, थ्रू का आपका मीनिंग हो रहा है से होकर या फिर से गुजर कर, बोलते हैं ना, से गुजर कर या से पास होकर, जैसे टनल से, है ना, द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल, इस तरह से बोलते हैं ना हम लोग, से होकर। तो यहाँ पे देखो, द कैट जम्प्ड इनटू, ये क्या हो जाएगा आपका, इनटू द रूम थ्रू द विंडो, विंडो से होकर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थ्रू द विंडो, विंडो से होकर, और उसने क्या करा, ड्रैंक द मिल्क, मतलब आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एट का जम्प्ड एट द रूम, तो एट जो है वो किसी स्पेसिफिक, एट किसी पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस के लिए या फिर टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बाय मतलब के द्वारा, तो बाय द विंडो के द्वारा या से, तो ये तो आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है। फ्रॉम, है ना, से, और अक्रॉस मतलब के पार, फ्रॉम का मतलब आपका यहाँ पे से आ रहा है और अक्रॉस का मतलब जो है के पार के सेंस में आ रहा है, तो ये भी सारा आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है ना, जाहिर सी बात है हमारा इनटू भी नहीं आएगा, बी वाला जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें हमको अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना है, ठीक है ना। आर्टिकल लगाना है, आप देखो क्या लिखा हुआ है, बास्केट्स मेड बाय डैश नागा वुमेन ऑफ इम्फाल आर ब्यूटीफुल एंड सोल्ड ऑल ओवर डैश वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर डैश वर्ल्ड। देखो किसकी बात हो रही है, नागा वुमेन की। तो ये जो नागा वुमेन है ये क्या है, ये डेफिनेट सेंस में बात हो रही है, ठीक है ना। किस सेंस में बात हो रही है, डेफिनेट सेंस में बात हो रही है, एक स्पेसिफिक उन्हीं की बात हो रही है ना। नागा वुमेन कहाँ की, जो कि इम्फाल की रहने वाली है ना। इम्फाल में ये नागा जात जो जनजाति है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पाई जाती है, स्पेसिफिकली उसी लोकेशन में वो पाई जाती है, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, डेफिनेट, एक निश्चित, ठीक है ना, निश्चित सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका द आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, द आ जाएगा। देखो आप, बास्केट्स, ये जो बास्केट जो होती है ना, वो कहाँ किसके द्वारा बनाई जाती है, द नागा वुमेन ऑफ इम्फाल। वो जो बनाई जाती है वो बास्केट कैसी होती है, बहुत ही सुंदर होती है, और वो बेची जाती है कहाँ पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। तो द वर्ल्ड जो है आपका, ये भी एक स्पेसिफिक सेंस में कि पूरे के पूरे विश्व में एक इसको बेचा जाता है। तो ये भी हम लोग जो है एक निश्चित तरीके से एक डेफिनेट सेंस में बात करते हैं। तो दोनों जगह जो है आपका द आने वाला है, ठीक है, दोनों जगह क्या आने वाला है, द आने वाला है। चलिए, ये तो मैंने आपको मीनिंग के सेंस में बता दिया था। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक के तरीके से भी हम लोग ट्राई करते हैं। कुछ बच्चों को जिसको मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो ट्रिक के तरीके से मैं बता देता हूँ। आप देखो दोस्तों, एन लगा हुआ है, ठीक है ना। एन आपका क्या है, एन आपका
कंसोनेंट है, ठीक है। मतलब या तो यहाँ पर ए आएगा या फिर द आएगा, शुरू में ए आएगा एन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो एन वाला आपने कट कर दिया, यहाँ पे एन वाला आपने कट कर दिया। नेक्स्ट आप देखो सेकेंड वाले में डब्ल्यू आया, तो यहाँ पर भी या तो ए आएगा या फिर द आएगा, एन नहीं आएगा लास्ट में, तो एन कहीं भी नहीं है लास्ट में। ऑप्शन में आपके पास या तो ए और द आना चाहिए या फिर आपके पास द और द आने चाहिए। तो देखो दोनों के लास्ट में द है, मतलब द वर्ल्ड तो आएगा ही, द वर्ल्ड तो आएगा ही। बस आपको ये निश्चित करना है कि आपको अ नागा लगाओगे कि द नागा। देखो बास्केट मेड बाय अ नागा वुमेन ऑफ इम्फाल आर ब्यूटीफुल। देखो अ नागा वुमेन अगर मैं बोलता यहाँ पे तो किसी एक वुमेन की बात करता होता, ठीक है। देखो कि बास्केट्स आर मेड बाय एक नागा वुमेन, अ नागा वुमेन ऑफ इम्फाल। बास्केट्स जो है वो बनाए जाते हैं किसी एक वुमेन के द्वारा। ऐसा तो है नहीं भाई केवल पूरे इम्फाल में केवल एक वुमेन के द्वारा जो बनाया गया बास्केट है वो पूरे विश्व में बेचे जाते हैं, सुंदर है, ऐसी तो बात नहीं हो रही, पूरा ओवरऑल बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए एक नागा वुमेन की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक तो आएगा नहीं, ठीक है। मीनिंग वाइज ट्रिक वाइज क्लियर हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको आर्टिकल देखना है, देखो कीपिंग डैश पेट कैन इंक्रीज डैश पर्सन्स इमोशनल वेलबींग। भाई ये देखो बहुत ही ये सेंटेंस आपका बहुत ही एक जनरल सेंस में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही जनरल सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम, है ना, क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम एक पेट को रखते हैं, किसी पालतू जानवर को रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि किसी व्यक्ति का इमोशनल वेलबींग, हर किसी का जो इमोशनल वेलबींग है, हमारा भावनात्मक जो जुड़ाव है वो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे किस तरीके की बात हो रही है कि कीपिंग अ पेट, मतलब एक इनडेफिनिट सेंस में बात हो रही है ना। इनडेफिनिट सेंस में बात हो रही है। यदि आप इसका हिंदी करने जाओगे तो एक के सेंस में बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है कि किसी एक भी या फिर किसी के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है कि किसी पालतू जानवर को रखने से क्या होता है कि इंसान का, कोई भी पर्सन, किसी भी इंसान का जो इमोशनल वेलबींग है वो बहुत अच्छा हो जाता है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, इस तरीके से। तो एक जनरल सेंस में बात हो रही है, तो दोनों में अ लग रहा है। देखो कीपिंग अ पेट इंक्रीज अ पर्सन्स इमोशनल वेल बीइंग, ठीक है। तो ये मीनिंग वाइज था। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें बी वाला हमारा सही हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ट्रिक के तरीके से देखते हैं। देखो पी आया तो या तो ए आएगा या फिर द आएगा, ठीक है। एन नहीं आने वाला है तो एन है ही नहीं स्टार्टिंग में। यहाँ पर पी आया तो या तो ए आएगा या फिर द आने वाला है, तो एन नहीं आने वाला है तो एन से हमने ये वाला हमारा क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। बाकी तो आपको मीनिंग से ही आपको समझना है ना, कि एक जनरल सेंस में बात हो रही, बिल्कुल इनडेफिनिट सेंस में, अनिश्चय, कोई किसी को हम लोग हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, किसी उसी को चिन्हित नहीं कर रहे हैं, सबसे अलग थलग करके उसको नहीं देखा जा रहा है। एक नॉर्मल पर्सन्स का इमोशनल वेलबींग होता है, और एक ये द पेट मतलब वही वाला पेट, वैसी बात नहीं हो रही, कोई भी पेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो आप, इसमें भी हमको अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स निकालना है। देखो यू नीड टू मेक डैश कॉशियस एफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम डैश पास्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉशियस एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक बहुत ही सोच समझ के जो है थोड़ी सी चिंतन करते हुए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। तो एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक सेंस में बात आ रही है ना, एक अनिश्चित सेंस में बात हो रही है, मतलब एक इनडेफिनिट, एक कभी भी एक वर्ड का एक सेंस आ जाता है ना, तो आपको अ लगेगा कि आपको जो है एक कॉशियस एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक मेहनत, एक वो करना पड़ेगा आपको। तो एक सेंस में आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका ए लग जाएगा, ठीक है। देखो यू नीड टू मेक, अगर मैं यहाँ पे द लगाता हूँ, यू नीड टू मेक द कॉशियस एफर्ट टू मूव अवे। द कॉशियस एफर्ट मतलब वही वाला एफर्ट, पर्टिकुलरली कोई सी, तो यहाँ पे किसी वही स्पेसिफिक कोई मेहनत, स्पेसिफिक डायरेक्शन में किया गया कोई मेहनत, उस तरह की बात नहीं हो रही, जनरल की भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे
आ गया। अब कहाँ पे, टू मूव अवे फ्रॉम द पास्ट। अब यहाँ पे पास्ट तो बहुत होता है, द पास्ट का मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का पास्ट, और उस पास्ट की जो बुरी चीजें हुई है उसको हटाने के लिए उसको स्पेसिफिक मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे आपका एक पास्ट कैसा पास्ट है, एक निश्चित पास्ट है ना, डेफिनेट पास्ट है, वही वाला पास्ट है जो उसको दुखदाई है जो उसके लिए है ना। तो अ और द हमारा यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, अ और द हमारा आने वाला है, ठीक है। हम लोग क्रॉस आउट कैसे कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में एन नहीं लगाएंगे तो स्टार्टिंग में एन आपका यहाँ आ गया, ये कट हो गया, ठीक है, ये वाला एन कट हो गया, एंडिंग में भी आपका एन तो लगेगा नहीं, है ना। तो ये दो ऑप्शन आप ऐसे ही कट कर सकते हो, बट इन दोनों में फिर कंफ्यूजन होती है, तो उसके लिए आपको मीनिंग समझना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, ठीक है। चलिए, तो people who have very little technical background have dash to understand COBOL computer। अच्छा, देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऐसे लोगों के बारे में बताया जा रहा है जिनके पास, ध्यान देना, ऐसे लोग जिनके पास बहुत ही कम, बहुत ही वेरी लिटिल मतलब बहुत ही कम टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल बैकग्राउंड है, हैव आ गया हमारा, हैव डैश टू अंडरस्टैंड कोबोल कंप्यूटर, उनको डैश चाहिए टू अंडरस्टैंड कोबोल कंप्यूटर। अब आप देखो दोस्तों, ये सभी क्या है, वर्ब्स हैं, ये सब के सब आपके चारों क्या हैं, वर्ब है। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, हैव आ गया। तो हैव जो है उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, ईडी आएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, वर्ब उसके साथ क्या आ जाएगा, ईडी आ जाएगा। तो आपको और कुछ नहीं सोचना है, वर्ब का सीधा ईडी ले लेना है। ये रहा आपका वर्ब का ईडी, ये आपका एक ऑप्शन में सेम सेम हो गया, हो सकता है ये शायद नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद भी हमारा आंसर जो है वो कौन सा है, लर्न, ठीक है। तो हैव लर्न, क्यों, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और ये आपका कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये आपके परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस है। नेक्स्ट आप देखें, इसमें हमें सेम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें ढूंढना है। देखो क्या लिखा हुआ है, शी सेड दैट शी डैश द अपॉर्चुनिटी टू शो दैट शी could play a serious film role, है ना। क्या इसमें बताया जा रहा है कि she said that, उसने क्या कहा, देखना, she said that she dashed the opportunity to show, she dashed the opportunity to show that she could opportunity to show that she could play a serious role। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, could, ठीक है, ये है आपका कैन का पास्ट टेंस, मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्या है ये, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मतलब इस पूरे के पूरा जो सेंटेंस है, इसका अगर मैं सेंस की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा पास्ट टेंस में है। ये सेंटेंस जो है मेरा किस सेंस में है, पूरा पास्ट टेंस में है, ठीक है। वैसे भी सारे वर्ड जो है आपके पास्ट टेंस के दिए हुए, देखो V2 सारे पास्ट टेंस के आपके वर्ड है। इसका मतलब हमको मीनिंग के वाइज ठीक से वर्ड प्लेस करना है। कौन सा होगा, शी सेड दैट शी ग्रीटेड द अपॉर्चुनिटी, ग्रीटेड का मतलब होता है स्वागत किया, ठीक है, स्वागत करना। तो यहाँ पे उसने वेलकम करना या ग्रीट किया मतलब उसको चीयर करना, चीयर भी आ गया, ठीक है, सारे ही वर्ड दिए हुए। देखो शी ग्रीटेड, ग्रीटिंग्स मतलब एक तरह से उसका वो किया, वेलकम किया या चीयर किया, स्वागत किया। चलिए शी, तो एग्जैक्ट वर्ड कौन सा है, शी सेड दैट शी ग्रीटेड द अपॉर्चुनिटी, शी ग्रीटेड द अपॉर्चुनिटी टू शो दैट शी कुड प्ले अ सीरियस फिल्म रोल, उसने ग्रीट किया, है ना। उसके अलावा शी वेलकम्ड द अपॉर्चुनिटी या शी चीयर्ड द अपॉर्चुनिटी, है ना, उसने चीयर किया। देखो चीयर कब करेगी अपॉर्चुनिटी, जब उसको पहले से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है ना। चीयर कब करते हैं, जब हमको वो चीज़ हासिल हो जाती है, ठीक है, जब कोई चीज़ हासिल हो जाती है तो चीयर करते हैं, ठीक है। ग्रीट कब करते हैं, ग्रीट करना मतलब किसी को देना, है ना, ग्रीट करना मतलब टू गिफ्ट, ठीक है। और रिजॉइस का मतलब भी वही होता है, जब एक्टिविटी आपके साथ पहले से हो जाए। रिजॉइस मतलब टू इंजॉय। यहाँ पे अगर मीनिंग वाइज देखें तो ये बी वाला आपका बिल्कुल सही है कि शी सेड दैट, उसने क्या कहा कि शी वेलकम्ड द अपॉर्चुनिटी, उसने ये जो मौका उसको प्राप्त हुआ,
है ना, कि वो एक फिल्म में रोल करने वाली है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जैसे ही उसको मिली तो उसने उसका क्या किया, बिल्कुल वेलकम किया, मतलब उसमें हामी भरना, उसमें टू से यस, यहाँ पे जो मीनिंग है टू से यस, उसने इसको क्या कर दिया, तुरंत उस पे हाँ कर दिया, उसने इसको यस कर दिया, ओके कर दिया, है ना। इसमें मीनिंग वाइज आपका वेलकम्ड जो शब्द है बिल्कुल सही है। फिर आप देखें यहाँ पर हमको करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस करना है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर टुडे डैश वी लीव नाउ। देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। देखो दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस आपका यहाँ तक है कि हमने क्या कर दिया, हमारा जो काम है, आवर वर्क फॉर टुडे, आज का हमारा जो कार्य है वो हमने पूर्ण कर लिया। अब क्या हो रहा है कि डैश वी लीव नाउ, एक पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक परमिशन लेने की बात हो रही है। यहाँ पर जो है दोस्तों किसकी बात हो रही है, परमिशन लेने की। तो परमिशन में क्या करेंगे, मस्ट वी लीव नहीं होगा, नीड नॉट नहीं होगा, मे या शुड वी लीव नाउ। तो बेस्ट जो वर्ड है आपका मे जो है ना, ये पोलाइट परमिशन के लिए, एक पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। शुड वी लीव नाउ, तो शुड में क्या है, एक जनरल आस्किंग होती है। जनरल क्या होती है, आस्क, पूछने का एक सेंस आता है, ठीक है। जब आप किसी से रिक्वेस्ट लेते हो, हम्बल रिक्वेस्ट लेते हो, तो उसमें मे यूज करते हो, ठीक है। मस्ट और नीड नॉट तो आना ही नहीं है। चलिए, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। फिर आप देखें, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब चूज करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखो, आई सी थिंग्स डैश नाउ। आई सी थिंग्स, अब मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ, अब चीज़ों को कैसे देखता हूँ, किस ढंग से देखता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, उस ढंग को देखने की बात हो रही है ना। द वे ऑफ लुकिंग, ग्रेटली, बहुत ही महान तरीके से, डिफरेंटली मतलब होता है आपका अलग ढंग से, है ना, अलग ढंग से। अब मैं जो है चीज़ों को अलग ढंग से देखता हूँ, ठीक है। डिफिकल्टली मतलब बहुत ही मुश्किल से, डिफिकल्टी तो यहाँ पे आपका डिफिकल्टी मतलब होता है मुश्किल, डिफिकल्टली होना चाहिए था। डिफिकल्टी का मतलब होता है आपका मुश्किल, ठीक है। तो ये तो आपका डिफिकल्ट, हाँ कल्टी हो गया ये तो। यूनिकली मतलब एक मत, एक समान, है ना, यहाँ पे एक समान इस तरह की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप ही देखो, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आई सी थिंग्स, क्या हो जाएगा, आई सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ। अब मैं चीज़ों को जो है अलग ढंग से, अलग प्रकार से, अलग तरीके से अब मैं चीज़ों को देखता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखें, इसमें भी हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब देखना है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो, द फ्लावर अरेंजमेंट्स एट द पार्टी हैड बीन डन मोस्ट। अच्छा, ये यहाँ पे आपका ब्लैंक है, ठीक है, ये आपका ब्लैंक है। तो द फ्लावर अरेंजमेंट, ये यहाँ पे आपका ब्लैंक है। द फ्लावर अरेंजमेंट एट द पार्टी हैड बीन डन मोस्ट, क्या, जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट हुआ, जो डेकोरेशन वगैरह होता है पार्टी में, वो किस ढंग से हुआ, किस तरीके से हुआ, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, फ्लावर का जो डेकोरेशन हुआ वो बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ, बहुत ड्रामेटिकली, मतलब बहुत नाटकीय ढंग से, बहुत ही नाटकीय ढंग से कब बोलेंगे, जब पहले उसको पूरा सजा लिया, उसके बाद उसको फिर निकाला, उसके बाद फिर सजाया, मतलब बहुत ही एक अव्यवस्था के तौर पे उसको, ये ड्रामेटिकली मतलब बहुत ही एक नेगेटिव सेंस में आ जाता है ना, उसको नाटकीय एकदम एक अलग तरीके से थोड़ा सा, ये उस सेंस में तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, नाटकीय सेंस में। डिमांडिंगली मतलब जब रिक्वायरमेंट थी तब किया और बाद में फिर निकाल लिया, इस तरीके की बात नहीं। डिसेंटली का मतलब, देखो डिसेंट जो है वो वर्ड बहुत ही यहाँ पे नहीं होगा। डिसेंटली का मतलब जैसे दे आर बिहेविंग डिसेंटली, बिहेवियर के ऊपर हम लोग डिसेंटली यूज करते हैं, ठीक है ना। किस पे यूज करते हैं, बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं, कोई नेचर के ऊपर बात करते हैं, उस सेंस में डिसेंटली होता है। एटीट्यूड के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट की अगर बात है तो ये आपका जो वर्ड है ब्यूटीफुली, वो बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो
करेक्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हमको इसमें देखना है, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, रंजन वुड लाइक टू गो टू अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, ऐसी जगह जो वो पहले कभी नहीं गया, ऐसी जगह को जो है क्या कहते हैं, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस कहते हैं, ठीक है। ही इज अ, क्या लिखा हुआ है, ही इज अ वेरी डैश पर्सन, भाई किस तरह का पर्सन है वो, तो ये देखो ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। अब इसको जो डिफाइन करने वाला जो वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो किस तरह का देख लेते हैं, तो ही इज अ सिकली, तो ये तो आपका क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, ठीक है। तो ये वर्ड तो आपका क्रॉस हो गया। फिर आप पावरफुल है ना, पावरफुल भी आपका जो है ये भी एडजेक्टिव है। एबल जो है वो भी आपका एडजेक्टिव है, और एडवेंचरस जो है वो भी एडजेक्टिव है। लेकिन मीनिंग वाइज हमको देखना है कि भाई देखो इससे पहले वाला सेंटेंस क्या है हमारा, कि वो ऐसी जगह जाता है जहां पे पहले कोई नहीं गया हो, अनएक्सप्लोर्ड मतलब ऐसी जगह, दूर की जगह जहां पे पहले नहीं गया हो, दूर पहाड़ों में या इस तरह की। तो सीधी सी बात है वो कैसा है, बहुत ही एडवेंचरस है ना, बहुत ही एडवेंचरस किस्म का पर्सन है, जो हमेशा नई नई जगह पे घूमना पसंद करता है, एक एडवेंचर करना पसंद करता है, उस तरह की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हमको देखना है, ठीक है। देखो ही डाइड अ डैश डेथ, वो कैसी मौत मरा है ना, ही डाइड अ मैग्निफिसेंट डेथ है ना। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार या ब्यूटीफुल है ना, शानदार, ठीक है, या फिर ब्यूटीफुल, कमाल की है ना, ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, या है ना, ब्यूटीफुल हो गया। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कैसी, नकली, मतलब एक्चुअल में वो मरा ही नहीं है ना, आर्टिफिशियल। ही डाइड अ ग्रेट डेथ है ना, तो ग्रेट, ही डाइड अ ग्रेट डेथ, बहुत ही महान मौत मरा है ना। तो इससे बढ़िया जो सबसे मोस्ट सुटेबल आपका जो वर्ड है वो ये है कि ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, ठीक है। ग्लोरियस का मतलब होता है एक बहुत ही डिवाइन, ठीक है, यादगार, डिवाइन डेथ, या फिर आप बोल सकते हो यादगार, मतलब उन्होंने जीवन तो पूरा अच्छे से जिया लेकिन एक बहुत ही यादगार, ग्लोरियस, मतलब उनकी जो ग्लोरी भरी पूरा उनका जीवन रहा, इस प्रकार की मौत को उन्होंने स्वीकार किया, या इस प्रकार की मौत वो मरे। तो बी वाला हमारा सही है। नेक्स्ट आप देखो, करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस हमको इसको करना है, कंप्लीट द सेंटेंस करना है इसमें, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, दीज विंडोज आर मेड ऑफ, ठीक है। देखो एक चीज तो हमको समझ में आ रही है, दीज विंडोज जो है ये किससे बनी हुई है, मेड ऑफ। तो ये जो खिड़कियां है ये किससे बनी हुई है, याद रखना। तो दीज विंडोज आर मेड ऑफ, क्या होगा, ग्लास होगा, या पैन्स होगा, या ग्लासेस होगा, या पैन्स ऑफ ग्लास होगा। तो दोस्तों ग्लास जो वर्ड है आपका, ये जो आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो ग्लास जो वर्ड है ये आपका प्लूरल फॉर्म में ही है, ये जो वर्ड है आपका किस फॉर्म में है, ये प्लूरल फॉर्म में ही है ना। ग्लासेस जो होते हैं वो पीस ऑफ ग्लास होते हैं, तो उसको ग्लासेस नहीं होता है, उसको पीस ऑफ ग्लास बोलते हैं। अगर हमको ग्लासेस बोलना है तो पीसेस ऑफ ग्लास बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पीसेस ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे अगर सही फॉर्म अगर मैं बात करूं तो ये ग्लास ही है, क्यों, क्योंकि ग्लास अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है ना। कौन सा नाउन है, ये आपका मटीरियल नाउन है, ये आपका मटीरियल नाउन है। और ये ग्लास वर्ड का मतलब ही प्लूरल सेंस में ही होता है, जैसे वाटर, तो वाटर को कभी हम वाटर्स नहीं करते हैं, वैसे ही हम लोग ग्लास को जो है कभी भी ग्लासेस नहीं करते हैं, ये याद रखना दोस्तों, है ना। तो ये द विंडोज जो है, जो खिड़कियां जो है वो किससे बनी हुई है, ग्लासेस से नहीं बनी हुई है, वो केवल ग्लास से बनी हुई है। कभी भी मटीरियल की बात करें तो वो उसका वर्ड जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन वो वर्ड अपने आप में प्लूरल होता है, सेंस उसका जो है प्लूरल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो हमको देखना है और वो इसको कंप्लीट करना है। हिज सक्सेस हैज बीन बियॉन्ड माय डैश, उसकी जो सफलता है
किसकी? उसकी जो सफलता है, हैज बीन, वो मेरे डैश से परे है। वो मेरे किससे परे है? माई इंक्लिनेशन मतलब मेरा झुकाव, एंटिसिपेशन या फिर एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेशन। क्या होगा? इंक्लिनेशन का मतलब होता है मेरा झुकाव, है ना, समर्पण या झुकाव, मेरा किस तरफ से झुकाव है। एंटिसिपेशन मतलब एंटिसिपेट करना मतलब स्वीकार्यता, है ना, यहाँ पे स्वीकार्यता उस सेंस में बात हो रही है, ठीक है। एस्टिमेशन मतलब मेरे अंदाज, अंदाजे से, है ना, बोलते हैं ना अंदाजा, अंदाजे से परे हैं। और एक्सपेक्टेशन मतलब मेरी उम्मीद। तो यहाँ पे जो है मीनिंग के हिसाब से हमको इसमें सही करना है। तो सही आप बताओ क्या हो गया मीनिंग वाइज? कि हिज सक्सेस जो है हैज बीन बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन, मतलब उसकी बहुत ज्यादा उसने सफलता प्राप्त कर ली। इतनी ज्यादा सफलता उसने प्राप्त कर ली कि मेरी उम्मीद से परे, उसकी सफलता जो है मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है, बियॉन्ड है मतलब से परे है, ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस देखना है। देखो क्या लिखा है, दिस बुक डैश टू हर, दिस बुक डैश टू हर। तो देखो दिस बुक डैश टू हर, अब ये देखो ये जो किताब है ये डैश टू हर है। अब ये अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये क्या है, ये आपका दिस बुक, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वाला वर्ड होगा। तो हैज बिलोंग्ड, दिस बुक हैज बिलोंग्ड टू हर, है ना। तो ये जो किताब है, अब यहाँ पे इस किताब की बात हो रही है ना, पुरानी किताब की नहीं, अभी की किताब की, प्रेजेंट की, ये वाली किताब की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट में बात हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है, ठीक है। तो हैज बिलोंग्ड मतलब ये आपका इसमें कोई प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का। इज बिलोंगिंग टू हर, बिलोंग्स टू हर या बिलोंग टू हर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एक जनरल सेंस में एक स्टेटमेंट दे रहे हो आप, है ना, एक नॉर्मल बात कर रहे हो कि ये जो किताब है ये इसकी है ना, ये इससे संबंधित है, तो सीधी सी बात है आपका ये आपका सिंपल सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस होगा, मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट के लिए भी कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया हुआ है, कंटिन्यूटी की भी कोई बात नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर कुछ भी सिग्नल नहीं दिया है, मतलब सिंपल सी बात है कि ये आपका सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है, इनडेफिनिट वाक्य है। और सरल वाक्य का आपका सब्जेक्ट, उसके बाद या तो V1 या फिर V5 या उसके बाद जो है आपका सीधा सीधा अदर वर्ड्स, ठीक है। V1 का मतलब होता है आपका प्लूरल वर्ब, ठीक है। V1 का क्या मतलब होता है? प्लूरल वर्ब, और ये आपका हमेशा प्लूरल होता है। और अगर हमारा सिंगुलर वर्ब है तो उसको हम लोग V5 बोलते हैं, है ना। मतलब सिंपल है, V1 के साथ हम लोग या तो S लगा देते हैं या फिर ES लगाते हैं। और ऐसा कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। और ये कब लगाते हैं? जब हमारा प्लूरल, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। इसमें दो चीजों को और जोड़ लो, किसको? एक तो I को और दूसरा U को, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बिलोंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस हमको इसमें देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द बुचर कट हिज हैंड वाइल ही डैश मीट। जब वो एक काम जो है दूसरे काम पर ओवरलैप हो रहा है, कि जब वो एक काम कर रहा था उसके ऊपर दूसरा काम हो गया, तो उस कंडीशन में वाइल बोलते हैं, है ना, के दौरान, है ना। वाइल मतलब के दौरान, या बोल सकते हो ये करते समय, उस काम को करते समय क्या हो गया। तो बुचर जो है, जो कसाई जो है, उसने क्या करा? उसकी उंगली, हाथ उसका काट लिया। कब? किस दौरान? ही डैश मीट, वो मीट को जब वो काट रहा था। तो देखो वाइल आ गया ना। तो अब ध्यान देना कि बुचर ने क्या किया? अपना ये हाथ काट लिया। ध्यान देना दोस्तों, हाथ काटता है नहीं, काट लिया। मतलब ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वर्ब का
सेकंड फॉर्म है। कट का जो सेकंड फॉर्म है वो कटेड नहीं होता है, क्या होता है, कट ही होता है, ठीक है ना। तो ये पास्ट टेंस में है आपका सेंटेंस, है ना। किस सेंस में है, पास्ट टेंस में। ये आपका सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में। तो देखो बुचर ने जो है क्या कर लिया, अपना हाथ काट लिया। कब काट लिया, जब वो क्या कर रहा था, कुछ कर रहा था। कब, पास्ट में कुछ कर रहा था, मतलब यहाँ पे उसके पास्ट में वाइल आ गया ना, तो ये पास्ट की, ये वाइल जो शब्द है ना दोस्तों, उसके बाद जो है पास्ट की कोई कंटिन्यूटी शो होती है। क्या होती है, पास्ट की कंटिन्यूटी शो हो रही है ना। तो वाइल ही डैश मीट, तो क्या हो जाएगा, वॉज चॉपिंग मीट जो है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, कि जब वो उसको क्या कर रहा था, कट कर रहा था, जब कोई एक्टिविटी कर रहा था उस दौरान उसने अपना हाथ काट लिया, है ना। इस तरीके से बोलते हैं ना हम लोग। तो पास्ट की कंटिन्यूटी उसमें शो कर रहे हैं। तो पास्ट, ये कंटिन्यूस के टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये हमारा जो है वॉज चॉपिंग सही हो जाएगा, हैड बीन चॉप्स और ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है।